दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक नई बारात। बारात बारात इन द सेंस, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम एक शादी के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। और इसके लिए हम कराएंगे दो शादियाँ। आपकी नहीं होने वाली है, तो बिल्कुल मुस्कुराए ना ये सोच के कि आपकी शादी होने वाली है। शादियाँ यहाँ समझने के लिए होने वाली हैं इस कानून को। असल में क्या है, कानूनी बातों को पढ़ने में ना दिमाग का भजिया पाव हो जाता है। तो उतना डिटेल में जाके भी पढ़ना है क्योंकि प्रीलिम्स में आने वाला टॉपिक है, मेंस में आने वाला भी टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ आराम से भी पढ़ना है। तो आराम से पढ़ने के लिए तो हम आज लेके आए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। सिंपल तरीका भाई, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इस साल इसको थोड़ा सा ना चेंज किया गया है। थोड़ा सा इसमें कुछ नमक मिर्ची ज़्यादा डाली गई है, कुछ चीज़ें निकाल ली गई हैं, तो वही हमको देखना है। तो मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का भी पढ़ाऊंगा, 1972 का भी पढ़ेंगे अपन, और 2022 का भी पढ़ेंगे। दो शादियों के सिनेरियो में पढ़ेंगे इसको। एक शादी जो कोविड के पहले की शादी है, जिसमें बिन बुलाए बाराती भी आएंगे, बहुत सारी बारात आएगी, बहुत बड़ी बारात आएगी, बड़े लेवल पे शादी होगी। एक बार रिसेप्शन भी होगा और एक बार शादी भी होगी। दूसरी जो शादी करेंगे वो हम कोविड के दौरान की शादी करेंगे, जिसमें छोटी शादी होगी, बिन बुलाए बाराती है तो आएंगे ही नहीं, बाराती भी कम आएंगे नॉर्मल वाले, और रिसेप्शन और शादी को एक साथ निपटाने की कोशिश की जाएगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। हम आज का हमारा जो टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 22। तो 72 में शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो भाई जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, तो ये कोई भी गलत ना समझे कि वाइल्ड लाइफ का मतलब, अरे बाप रे, वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या सिर्फ जानवर नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ के अंदर दोनों ही चीज़ें आती हैं, मतलब जानवर भी और पेड़ पौधे भी। इसका मतलब इट कंसिस्ट बोथ फ्लोरा एंड फोना। इट कंसिस्ट बोथ फ्लोरा एंड फोना, या इसका मतलब है कि दोनों पेड़ पौधे एवं जानवर इसमें शामिल होते हैं। अब भाई इसको जो मेन चीज़ है ना पढ़ने की, वो है कि इसमें 6 शेड्यूल हैं। शेड्यूल क्या होते हैं? 6 अनुसूची, मतलब इसमें 6 कैटेगरी बांटी गई हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट जानवर ये वाला है। मान लीजिए आपको पता चला कि भारत से सारे टाइगर आज ही निपट जाएंगे, तो भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सरकार होने के नाते कि वो निपटने से पहले उनको बचा लो। तो अब उनको हम एक अलग शेड्यूल में डाल देंगे। जो हमें पता है थोड़ा देर से निपटेंगे, उनको थोड़ा अलग शेड्यूल में डाल देंगे। जो हमें पता है कि वो निपटने ही नहीं वाले हैं, उनको कहीं और डाल देंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो टोटल 6 शेड्यूल थे। अब आप सिर्फ इतना समझिए कि ये एक शादी का सीन है। ये एक शादी का सीन है। पहले और दूसरे शेड्यूल में, पहले और दूसरे शेड्यूल है हमारे दूल्हा दुल्हन। पहला और दूसरा शेड्यूल है दूल्हा दुल्हन, जिनके बिना शादी हो ही नहीं सकती। अल्टीमेटली ये एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है, उसका मतलब है कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में वो लोग हैं जिनको अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको बचाना पड़ेगा। मतलब इनके बिना तो ये एक्ट किसी काम का ही नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे पास शेर और बाघ, शेर और बाघ, इस पे ध्यान दीजिए और बाकी जगहों पे ध्यान ना दें। तो शेर और बाघ की हमारे पास यहाँ फोटो लगा के रखी है। तो ये आते हैं हमारे शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में शेर और बाघ हमारे आते हैं। इसके बाद आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 भी इंपॉर्टेंट जानवरों का शेड्यूल है। तो पहला और दूसरा शेड्यूल दोनों ही ऐसे जानवरों का शेड्यूल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको बचाना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। इसके बाद आता है शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। तो भाई शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 वो लोग हैं जो आपकी बारात में नाचने के लिए आए हैं। ठीक है भाई, ये फूफा जी खड़े हैं, ये नाच रहे हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में वो लोग हैं जिनके कारण बारात चलती है। अल्टीमेटली ऐसे लोग जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन दूल्हा दुल्हन जितने नहीं हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने पहले दो थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ। शेड्यूल 1 में आपको एशियाटिक लायन और ग्रेट बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। शेड्यूल 2 में आपको देखने को मिलेगा इंडियन कोबरा। शेड्यूल 3 और 4 में आपको ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जैसे स्पॉटेड डियर। कभी डुमना गए होगा तो ये तो दिख ही गया होगा आपको। और इसके बाद जो आपके जानवर आते हैं शेड्यूल 5 में,
शेड्यूल 5 में आपके जानवर आते हैं, इनको कहा जाता है वर्मिन। तो भाई अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वर्मिन आखिर होता क्या है। तो यार ये फोटो देखो और इससे समझने की कोशिश करो। ये फोटो तो सभी को याद ही होगी। वर्मिन का मतलब है बिन बुलाए बराती। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसे जानवर जो आपके खेत में घुसेंगे तो खेत निपटा देंगे, आपके घर में घुसेंगे तो आपको बीमार कर देंगे, आपको निपटा देंगे, मतलब तबाही मचाने के लिए ही आते हैं। उदाहरण के लिए हमारा सिंपल सा प्यारा सा चूहा। अब ये चूहा अगर खेत में घुसता है तो खेत को नुकसान पहुंचाता है। अब ऐसे अगर आप कभी घर में रेड किल रख के चूहे को मार दे तो आपको जेल तो होगी नहीं। तो अल्टीमेटली वर्मिन वैसे जानवरों का केस है जो बीमारियां फैलाते हैं, डिजीजेस फैलाते हैं और हम उनको मार सकते हैं। अब आपकी शादी में कोई बिन बुलाए मेहमान घुस आए, जैसे कि ये 3 घुसे थे, तो वायरस ने फिर फिरकी ली थी ना इनकी, उसी प्रकार से। तो ये हो गया हमारा 72 का एक्ट। 72 के एक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि छठे शेड्यूल में क्या है। अब भाई हमने 5 शेड्यूल तक केवल जानवरों की बात करी है। पहले दूसरे में शेर, टाइगर, कोबरा टाइप के लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। उसके बाद 3 और 4 में हमने पढ़े बराती, जो है इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े कम है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और 5वें में हमने पढ़े वर्मिन, मतलब बिन बुलाए बराती टाइप के लोग जिनको हम मार भी सकते हैं, जैसे चूहा हो गया। अब आता है छठा शेड्यूल। तो छठा शेड्यूल स्पेसिफिकली पेड़ पौधों के लिए रखा गया था कि भाई पेड़ पौधों को अलग कैटेगरी दे देते हैं। अब इसमें क्या सारे पेड़ आते हैं? तो जवाब है नहीं। तो भाई फिर कौन से पेड़ आते हैं? तो पेड़ वो वाले आते हैं जो सरकार की परमिशन से ही लगाए जा सकते हैं। समझ रहे हो आप? ऐसे कोई भी पेड़, आप जैसे घर में आपने सोचा गेंदे का फूल लगाना है, गेंदे का पौधा लगाना है, तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। लेकिन आपने अगर सोच लिया कि आपको ओपीएम लगाना है, अगर आपको सस्ते नशे करने की आदत है, तो अगर आपको ओपीएम लगाना है तो भाई सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको अच्छा खासा फाइन लगने वाला है साहब, अच्छा खासा फाइन। अब आखिर ये बनाया क्यों गया एक्ट? तो भाई सिंपल सी बात थी, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने के लिए एक्ट बनाया गया कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे बनाएंगे। दोनों सेंट्रल भी बना सकते हैं, मतलब हमारे मोदी साहब भी बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है, मतलब हमारे शिवराज या मामा जी भी बना सकते हैं। अब लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी जो यहाँ पे आती है वो है हमारी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। भाई आप शादी में जाते हो तो एक को देखा है आपने, वर पक्ष और वधु पक्ष वाले बैठे रहते हैं, और वहाँ पे सबसे जो बूढ़े टाइप के अंकल होते हैं ना, थोड़े से खुशियाए से रहते हैं, अरे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, उस टाइप का आदमी यहाँ बैठता है। तो भाई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पूरी निगरानी वगैरह करने के लिए इसको बनाया गया। अब पूरी निगरानी वगैरह करने के लिए सबसे बुढ़े आदमी की ज़रूरत थी, सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी की ज़रूरत थी, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी की ज़रूरत थी, जो देश में कौन होता है? प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो जैसे दूल्हे पक्ष में बैठते हैं ना व्यवहार लेने के लिए, वैसे ही ये माँ साहब बैठते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन हमारे मोदी साहब हैं। कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन होगा। ऐसे ही सेम स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी बनाया जाता है, और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? हमारे मामा जी, सीएम, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी। सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको यहाँ पे पढ़नी है, और वो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। वार्डन का नाम कहाँ सुना? हॉस्टल में। भाई देखो सिंपल सा केस है, अगर कभी आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो और वहाँ की वार्डन से आप ना थोड़ी सी सेटिंग बना लो कि भैया मेरे दोस्त लोग आएंगे, शाम को हम पार्टी करेंगे, आप 100 रुपये की पत्ती रख लेना। अगर आप ऐसा कुछ एडजस्टमेंट बना सकते हो तो फिर तो आपकी लाइफ हॉस्टल में एकदम चामरंगों से चलेगी। तो भाई सेम चीज़ है, वार्डन जो है ना, ये किसी भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का समझ लो मालिक है। इसके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता साहब। अगर आपको कुछ भी करना है ना, उदाहरण के लिए आप किसी जानवर को मारना चाहते हैं, तो आप बोलोगे भाई ऐसे तो फिर सलमान खान ने मार दिया काले हिरण को, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं भाई, वो समाज और इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर हो, ऐसा कोई को भी नहीं मार देंगे।
समाज और इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला, आसान भाषा में बोले तो आदमखोर है। मैं आपके लिए एक मीम बना के लाया हूँ यहाँ पे, देखिए एकदम हॉस्टल की वार्डन की तरह है। अगर आप इस मीम को समझ पाएँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिना वार्डन की परमिशन के जानवर मार दूँ और वार्डन की परमिशन से मार दूँ तो बिल्कुल सही। अगर आप ये समझ गए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अभी लाइक ठोकिएगा अगर आपको ये समझ में आया हो तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वो व्यक्ति है, वो इंसान है जिसकी परमिशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। वो पूरा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चलाने का काम करता है। इसके बाद जैसे क्या काम की इजाज़त दे सकता है, किसी पेड़ पौधे को उखाड़ना है, वार्डन से पूछ लो, वार्डन बोलेगा उखाड़ देना। किसी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैनेजमेंट करना है, वार्डन से पूछ लो, वो अलाउ कर देगा आपको। तो भाई सारा काम कौन कराएगा? वार्डन। सारा डायरेक्शन कौन देगा? वार्डन। इसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन जब आप टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी जो अमेंडमेंट हमको पढ़ना है, अमेंडमेंट के लिए ये सब काम का नहीं है। काम का भाई ये है आपके काम का, इसको है, ये है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब भाई आपको ये केस तो याद ही होगा, अगर आप भूले ना हो आपको ये सैल्मोन भाई का केस याद होगा। सैल्मोन भाई का केस है, काले हिरण वाला केस है। किसने केस चलाया, कौन इसकी जानकारी निगरानी करता है? वो है भाई आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। भाई अगर क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नहीं होगा ना तो फिर कोई भी किसी भी जानवर को मार सकता है आसानी से। तो भाई वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी सब चीज़ों पे काम करता है कि अगर आपने शेर मार दिया, हिरण मार दिया, तो फिर आपको जेल में डालने का काम वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो का है। अब भाई ये तो हो गई हमारी कोविड से पहले वाली शादी। कोविड से पहले वाली शादी में लोग ज़्यादा थे, बाराती बिन बुलाए भी थे, कार्ड वाले भी थे। लेकिन अब हम आ गए हैं अमेंडमेंट बिल 2022 में। अब आप मुझे खुद बताइए, वहाँ पे सब बारातियों को, दूल्हा दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए 6 शेड्यूल रखे गए थे। 6 शेड्यूल, 1 2 3 4 5 और 6 शेड्यूल रखे गए थे। अब आप मुझे बताइए, जब कोविड की शादी हो रही है तो शेड्यूल बढ़ाए जाएंगे, बाराती बढ़ाए जाएंगे कि बाराती कम कर दिए जाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, शेड्यूल में कमी आएगी। तो शेड्यूल 6 से घटा के कितने कर दिए इन्होंने? 4। 6 शेड्यूल से हटा के इन्होंने शेड्यूल कर दिए 4। तो देखिए जैसे छठे शेड्यूल, 6 शेड्यूल को कम करके 4 कर दिया। सेम जैसे कोविड में बाराती कम किए थे, जैसे कोविड में बाराती कम किए थे उसी तरीके से शेड्यूल भी कम कर दिए। अब आप मुझे बताइए, क्या अलग अलग देंगे रिसेप्शन और शादी अलग अलग करेंगे कोविड में? नहीं, एक ही बार शादी करेंगे। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को मिला के क्या कर दिया? एक नया शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल 1। होगा वही, शेड्यूल 1 में वही लोग होंगे, दूल्हा दुल्हन सबसे इंपॉर्टेंट वाले लोग होंगे, शेर और टाइगर ही होगा, लेकिन एक ही शेड्यूल में होंगे। एक शेड्यूल होगा। जो कोबरा था पहले अलग से शेड्यूल में, उसको भी एक ही शेड्यूल में भर दिए। तो ज़्यादा पंचायत नहीं चाहिए, सबको एक ही बार में बुला लो। तो कोबरा भी एक ही साथ आ गया, टाइगर भी, एशियाटिक लॉयन भी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल जिन्हें बचाना है, सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल 2। ऐसे एनिमल जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, मतलब केवल ऐसे बाराती जिनका कार्ड में नाम है, वो नहीं भी आएंगे तो शादी होगी। समझ रहे हैं आप बात को? इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने नहीं है। सेम तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पहले और दूसरे को मिला के 1 कर दिया, दूसरे और तीसरे और चौथे को मिला के 2 कर दिया, 1 और 2 को मिला के 1 कर दिया, 3 और 4 को मिला के 2 कर दिया। अब आप ध्यान से सुनिए साहब, क्या कोविड की शादी में बिन बुलाए बाराती आएंगे? क्या कोविड की शादी में बिन बुलाए बाराती आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएंगे भाई। जब बिन बुलाए बाराती नहीं आएंगे, केवल 50 लोगों की परमिशन है, तो क्या वो 3 इडियट्स वाले 3 बंदर आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो क्या इस एक्ट में वर्मिन आएंगे? क्या इस एक्ट में वर्मिन प्रजाति के वो आएंगे जिनको हमने वर्मिन घोषित किया है? ऑब्वियस सी बात है कि ये भी नहीं आएंगे। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, सबसे इम्पोर्टेंट, कि इसमें आपके वर्मिन नहीं आएंगे। वर्मिन नहीं आएंगे मतलब
चूहा बिल्ली जैसे जानवर जो आपके खेतों को या आपकी बॉडी को बीमारियों से, वायरस से नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जानवर इसमें नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जैसा मैंने लिख के भी दिया है, बिन बुलाए बाराती थे कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं, नो नेट, नो नॉट, नेवर। तो वर्मिन होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगे, तो वर्मिन को हटा दिया गया। तो भाई फिर सवाल उठता है कि फिर आखिर पांचवें शेड्यूल को जब हटा दिया गया, शेड्यूल कुल 4 ही कर दिए, और पहले और दूसरे में इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट थे, तो तीसरे में क्या रखा गया, तीसरे में रख दिए गए भाई प्लांट्स। तीसरे शेड्यूल में रख दिए गए प्लांट्स, पेड़ पौधे। ये देखिए भाई, कोविड की शादी की बात चल रही है, तीसरे शेड्यूल में प्लांट्स रख दिए गए। फिर चौथे शेड्यूल में क्या किया गया, चौथे शेड्यूल में रखा गया साइट्स। अब एक सेकंड के लिए कई लोगों को जिनने साइट्स नहीं पढ़ा ना, उनको धक्का लगाओ, अरे मुरी मैया, अरे मुरी मैया ये क्या चीज़ है साइट्स। भाई इतना घबराने की बात नहीं है, 2 मिनट में समझ लेते हैं साइट्स क्या है। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। कुल मिला के बात इतनी सी है कि भाई ऐसी प्रजातियां जो बहुत जल्दी निपटने वाली हैं, या जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, जो भगवान भरोसे जी रही हैं कि आज नहीं तो कल वो मरी जाएंगी, अगर उस प्रजाति को आपको एक देश से दूसरे देश भेजना है तो उसके लिए आपको साइट्स की अनुमति लेनी पड़ती है। साइट्स ऐसी प्रजातियों को अलग अलग लिस्ट में बनाता है भाई। एक अपेंडिक्स 1 है, एक अपेंडिक्स 2 है, एक अपेंडिक्स 3 है। पहले अपेंडिक्स में वो जानवर होंगे जिनको भाई बिल्कुल आप भेज ही नहीं सकते, या भेजने के लिए बहुत ही कोई ऐसी कंडीशन हो कि मान लो अफ्रीका में चीता जी ही नहीं पा रहा था, तो हमने उसको यहाँ भेज दिया हमारे कूनों में, या उसको इंडिया में भेज दिया, तो भाई ऐसे जानवर आते हैं शेड्यूल 1 में। और फिर अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 ऐसी जानवरों की कैटेगरी बांध के रखी गई है। कुल मिला के ये जानवरों को इधर से उधर भेजने के लिए एक एग्रीमेंट है। तो भाई इसने किया क्या कि शेड्यूल 4 में उन तीनों लिस्ट को शामिल कर लिया, कुछ और नहीं किया है, सिर्फ शेड्यूल 4 में उन तीनों लिस्ट को शामिल कर लिया। ये साइट्स के द्वारा एक लिस्ट जारी करी जाती है, कौन से जानवरों को जो व्यापार कर रहे हैं आप एक देश से दूसरे देश भेज रहे हैं, कौन ज़्यादा खतरनाक है, कौन को ज़्यादा खतरा है, उस हिसाब से 3 लिस्ट में बांटा गया है। उन्हीं लिस्टों को शेड्यूल 4 में शामिल कर लिया गया है। अगर आपको साइट्स के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। इसके बाद तो मैंने जैसे बताया, शेड्यूल 4 इंक्लूड्स द स्पीशीज लिस्टेड अंडर साइट्स। साइट्स के अंदर जो स्पीशीज थी उसको हमने शेड्यूल नंबर 4 में डाल दिया। अब बात आती है भाई, और क्या नया किया सरकार ने। आप मुझे खुद सोच के बताइए, जब महंगाई बढ़ गई, ट्रैफिक लाइट तोड़ने का फ़ाइन बढ़ गया, तो इसमें किसी जानवर को निपटाने का फ़ाइन बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो भाई इन्होंने क्या किया, फ़ाइन एकदम दंदना के बढ़ा दिया। इन्होंने फ़ाइन बढ़ा दिया। अब साइट्स के लिए ना, जैसे मैंने बोला भाई मेरे को अपने यहाँ पे एक हाथी है, उस हाथी को अफ्रीका भेजना है या उस हाथी को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो भाई उसके लिए इन्होंने बोला कि ऐसा करो, हम एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बना देते हैं, एक बाबू साहब टाइप का आदमी बना देते हैं। ये बाबू क्लर्क वाला बाबू है, आज के समय वाला नहीं है ना, समझ गए होंगे आप लोग शायद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट जारी करने के लिए एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगी। मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब एक आदमी रखा जाएगा या कोई फीमेल रखी जाएगी जो आपको दस्तखत करके एक पर्चा जारी करेगी, परमिट जारी करेगी, ठीक है भाई तू अपना जानवर लेके बाहर चले जा या उसको बाहर भेज दे। उसके लिए एक बनाई गई इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, ऐसी प्रजातियां जो किसी देश में अगर जाएं तो वहाँ पे रहने वाली सब प्रजातियों को निपटा दें। अगर मंगल ग्रह से आपके ग्रह पे एलियन आ जाए तो भाई फिर आप अपना बस्ता पैक करें और निकल लें मंगल, क्योंकि वो तो आपके यहाँ आ गए तो आपको निपटा देंगे। ऐसा मान के इनका नाम रखा गया इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, IAS। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ वो प्रजातियाँ होती हैं जो जैसे गाजर घास होती है ना, अगर वो गेहूं के साथ गाजर घास लगा दो तो गेहूं इतनी अच्छी नहीं होती, सेम वही प्रजातियाँ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी डाले, जैसे वाटर एकाइनेट है, एक क्रैब का एग्जाम्पल है, अलग से पढ़ेंगे आप एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में। ऐसी प्रजातियों को केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है। ऐसी प्रजातियों को केंद्र सरकार अपने हिसाब से भाई किसको आने देना है किसको आने नहीं देना है वो नियंत्रित कर सकती है। लाइव स्पेसिमेन, जिंदा जीव, देखिए मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है कि बाय चांस अगर बबीता जी जेठालाल से बोलती हैं कि उनको एक शेर चाहिए, तो भाई जेठालाल बाघा से बोल के शेर नहीं मंगवा सकता है। जब समझ में आ रहा है, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
अगर आपके पास कोई क्रोकोडाइल है, आपके पास कोई शेर है, कोई चीता है, आप ट्रेनर हो, रिंग मास्टर हो, तो आपको एक तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई तेरे पास वो है क्यों। एक सर्टिफिकेट तो आपको लेना ही पड़ेगा। और आखिरी चीज़ जो इस एक्ट में नई डाली गई है वो है कि हाथियों को रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक कारणों के लिए हम कमर्शियली ट्रेड कर सकते हैं, मतलब उनका व्यवसाय कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इधर, ये हाथी का यूज़ हो रहा है रिलीजियस पर्पस के लिए, केरला की पूजा है ये। तो ऐसा कोई काम होगा तो हम ज़रूर हाथी का ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले वाले एक्ट में क्या था कि हाथी का ट्रेड पूर्णतः वर्जित था, मतलब एकदम बंद था। और अगर सीधी भाषा में बोल दूं तो अगर हाथी का व्यापार करते पाए गए तो फिर सीधे डंडी पड़ेगी, अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो भाई साहब कुल मिला के इतना ही था इस एक्ट में। और यहाँ से एक क्वेश्चन फंसना बनता ही है, क्योंकि बहुत समय के बाद इस एक्ट में कोई चेंज आया है। बस इतना याद रखना है आपको कि पहली शादी कोविड के पहले थी, दूसरी वाली कोविड के बाद थी। पहले में 6 शेड्यूल थे, बिन बुलाए बाराती भी थे। दूसरे वाले में बिन बुलाए बाराती नहीं थे, कुल 4 शेड्यूल थे। मतलब दूसरे वाले में वर्मिन नहीं थे, पहले वाले में वर्मिन थे। ठीक है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अगर पूरा वीडियो आखिरी तक देखा है तो लाइक ज़रूर मारिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और अब कोई टॉपिक जो आप चाहते हो उस पर अपन ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट। और क्या सुनना है, चलो जाओ।